हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हिंदी साहित्य का हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से थ्योरी क्लास डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने साहित्य इतिहास ग्रंथ को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। पूरा आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में आपको सारी बातें करवाई गई हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको दिए गए हैं। अब आज मैं आपको आदिकाल करवाने वाली हूँ। बहुत दिनों के बाद आज क्लासेस ली जा रही हैं। कुछ पर्सनल्स मेरे इमरजेंसी थे, जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी। पर नाउ बैक टू नॉर्मल, और अब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे और आदिकाल को हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, पूरा एक दिन में आदिकाल आपका ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही कंसाइज वे में आपके लिए ये पूरा जो नोट्स है वो बनाया है। आप इसको एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले हम नामकरण पर डिस्कस करेंगे, जितने भी नामकरण हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमने जितने भी इम्पोर्टेंट है सभी को लिए हुए हैं, लगभग 20 हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सा है जिन्होंने किस कवि को प्रथम माना है, ये हम देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल की कितने ग्रंथों को आधार मानकर इन्होंने नामकरण किया, कौन कौन सी रचनाएं थी, ये सब आपका जो एक एक डिटेल क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और ये आप समझ लीजिए कि कोई भी एक सिंगल लाइन ऐसा नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो पूरा का पूरा पीडीएफ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पूरी क्लास आपको फ्री मिलेगी, तो इसको आप कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, सारा चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, बहुत ही डिटेल में सभी बातें समझेंगे। ठीक है, पूरा आदिकाल आपको समझ में आएगा। अगर साहित्य आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे क्लास से आप रेगुलर रहिए, और जब आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही आसानी से आप साहित्य को समझ चुके होंगे। और इसके क्वेश्चंस भी हम बहुत सारे लगाने वाले हैं। पहले हमने साहित्य इतिहास ग्रंथ को देखा था, उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी हमने देखे, तो पूरा वो हमारा ख़त्म हो चुका है। उसको आप 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो वो पूरा टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। अभी हम आदिकाल यहाँ पे लेके चल रहे हैं। पूरा क्लास आप अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको सभी चीज़ें कराई गई हैं। कई लोग तो ये भी नहीं समझ में आता है कि आदिकाल में आपका किस तरह से कैटेगराइज किया गया, किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, और इसको कैसे हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छे से प्रोसेस में आपको ये सभी चीज़ें कराई जाएंगी। सिद्ध साहित्य हम देखेंगे, जैन साहित्य देखेंगे। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य हम देखेंगे। इसके अलावा गद्य साहित्य बहुत सारा आपका यहाँ पे हो जाता है, नाथ संप्रदाय, ये सब हम देखने वाले हैं आदिकाल में, और सभी चीज़ें आपको डिटेल में कराई जाएंगी। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो पीडीएफ आपको क्या क्या मिलने वाला है ये मैं आपको एक बार क्विकली डिस्कस कर लेती हूँ। 299 रुपीज़ आपको लगेंगे। ठीक है, 299 रुपीज़ में आपको पूरा हिंदी साहित्य कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावाद, छायावादोत्तर युग, और भी जितने भी आपके विधागत जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इतने कम पैसे में आपका जो है, अभी रिचार्ज भी नहीं होता है मोबाइल पे, तो इसीलिए इतना कम फ़ी मैंने क्यों रखा है, इसलिए रखा है ताकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, पैसे अरेंज नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखी है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सके। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। तो सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य से संबंधित पूरे नोट्स मिलेंगे, बहुत ही डिटेल नोट्स मिलेंगे। अच्छे अच्छे जो आपके कोर्सेज़ होते हैं ना, कोचिंग जो होते हैं, वहाँ पे भी आपको इतने अच्छे कंटेंट नहीं मिलते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे जो है कोर्सेज़ ले रखे थे बहुत पहले, जब मैं करती थी तैयारी वगैरह। तो बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने लिए और बहुत ही अनसेटिस्फाई रही मैं। तो अभी ये सारी जो नोट्स है ये मैं आपको डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल बच्चन की बुक से आपको मैं पूरे ऑथेंटिक बुक से ये आपको सोर्सेज लेके आई हूँ, और सारा आपको दूध से मक्खन निकाल के मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे जैसे क्लासेस आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे कोई क्लासेस करवाई जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ जितने भी हम आदिकाल से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं वो पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको विद एक्सप्लेनेशन की जो पीडीएफ है वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो वो हमारे लगभग 10,000 प्लस जो है हम हिंदी साहित्य के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वो आपको इसके साथ ही मिल जाएगा।
ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ओनली और ओनली 299 रुपीज़ में मिल जाएंगी। तो आप जल्दी से जल्दी परचेस कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे जैसे क्लासेस आपको मिलेंगी वैसे वैसे ही आपको PDF भी मिलता जाएगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम आदिकाल के नामकरण को देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग चैनल पे आ गए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन्होंने भी नहीं किया है, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह की क्लासेस नहीं मिलेंगी, आप जाके खुद देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं और आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए। मेरी मेहनत आपको अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विश्वनाथ प्रसाद जो है यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने वीरकाल कहा था। ठीक है, ये पूरा आपको जब PDF मिलेगा आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। क्लासेस को आप 2-3 बार देख के रिवीजन कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप जैसे भी इच्छा हो, क्योंकि क्लासेस तो आपको फ्री ही मिल रही हैं। तो आप यहाँ से इसको आसानी से कर सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विश्वनाथ प्रसाद की जो है ये वीरकाल इन्होंने कहा। मिश्र बंधु ने क्या कहा, आरंभिक काल कहा। धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास और बच्चन सिंह ने क्या कहा था, अपभ्रंश काल कहा था। जहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट वगैरह किया हुआ है, प्रॉपर मैंने कोशिश की है कि आपको पढ़ते वक्त बिल्कुल भी बोझिल ना लगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से आप जो है सभी चीज़ों को समझ पाएँ। और देखिए श्याम सुंदर दास ने वीरकाल और अपभ्रंश काल दोनों कहा है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने वीरकाल और अपभ्रंश काल दोनों ही कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने प्रारंभिक काल कहा, इन्होंने शून्य काल भी कहा और इन्होंने उन्मेष काल भी कहा है आदिकाल को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रारंभिक काल भी कहा गया है, शून्य काल भी कहा है और उन्मेष काल भी कहा है। देखिए कई बार आपको क्वेश्चंस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगता होगा आरंभिक काल और प्रारंभिक काल में, तो ध्यान रखेंगे मिश्र बंधु ने आरंभिक कहा है, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक कहा है। लेकिन आपने कई जगह पे ये देखा होगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मिश्र बंधु का प्रारंभिक काल को सही कह दिया जाता है। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रियर्सन जो है ना, ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में ऐसा कहा है, ठीक है, कि प्रारंभिक काल इन्होंने कहा है। तो इस वजह से कभी कभी वो भी आपको आंसर देखने को मिल जाता है, पर एक्यूरेट आंसर आपका यही होता है। चलिए राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, संधि चारण काल। देखिए याद रखिएगा, सिर्फ चारण काल अगर बोला जाएगा तो कौन कहेंगे, ग्रियर्सन। ठीक है, और अगर राम कुमार वर्मा के बारे में पूछा जाएगा तो संधि चारण काल, इन्होंने दोनों ही नाम दिए हैं, संधि और चारण, ये दोनों ही नाम इन्होंने दिए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, अपभ्रंश का बढ़ाव काल। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, ये आपका DSSS में पूछा था। अंधकार काल, तो देखिए हमेशा घिसे पिटे क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे और धीरे धीरे लेवल आपका हाई होता जाएगा। तो वैसे ही आपके क्वेश्चंस आपको करने की ज़रूरत है, वैसे ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है ना। चलिए अब हम आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तो काफ़ी बार आपका पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। आदिकाल किसने नाम दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब कई लोग यहाँ पे कहेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने भी तो आदिकाल नाम दिया है, तो बिल्कुल दिया है। इन्होंने दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाए थे, कौन, शुक्ल जी। उन्होंने वीर गाथा काल भी कहा और आदिकाल भी कहा, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर देकर उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। अगर रामचंद्र शुक्ल की बुक को पढ़ेंगे तो उन्होंने हर जगह वीर गाथा काल ही नाम ज़्यादातर उन्होंने कहा है और जोर दिया है उस पर। तो इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, तो इसलिए यहीं पे आपका आंसर सही होगा। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, वीर गाथा काल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा, जय काल या जय काव्य काल भी इन्होंने कहा है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जॉर्ज ग्रियर्सन, इनको हमने पहले ही बताया, चारण काल इन्होंने कहा। अब देखिए सुमन राज्य और मोहन अवस्थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से आपका बनता है, एक एक लाइन से आपका प्रश्न बनेगा और मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपके बने हैं। तो देखिए सुमन राजे जो है, मोहन अवस्थी, ये दोनों ने आधार काल नाम दिया है। प्रश्न आपका बन जाता है कि निम्न में से किसने आधार काल नाम दिया है आदिकाल को, और अगर ऑप्शन में दोनों है तो बोथ सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर मोहन अवस्थी है सिर्फ तो मोहन अवस्थी, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। आगे देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल और राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल कहा। ठीक है,
ये भी आपको ध्यान रखना है। राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल कहा। अब आगे देखिए, वासुदेव ने क्या कहा है? उद्भव काल। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल कहा। डॉक्टर हरीश ने उत्तर मध्य अपभ्रंश काल कहा है। शैलेश जेदी ने आविर्भाव काल कहा है और वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। तो ये टोटल आपको 20 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल जो नाम दिया है वो किस आधार पे दिया है, कितने ग्रंथों को उन्होंने आधार बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आपका बीपीएससी में ये प्रश्न बना था और हर बार बनता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ये क्लासेस ये जो मैं अभी कोर्स आपके लिए यहाँ पे चला रही हूँ ना, ये आपके सभी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामबाण क्लास आपका ये होगा और ये नोट्स आपको हमेशा ही काम देगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपके आते रहते हैं, चाहे आपका स्टेट टीजीटी पीजीटी हो या फिर एनवीएस हो, केवीएस हो, DSSB हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपका यहाँ से प्रश्न बनेगा। अब देखिए कौन कौन सा है, तो इसको थोड़ा सा कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले 4 हैं जो अपभ्रंश की रचना है। कौन कौन सी? हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 4 रचनाएं हैं। हम्मीर रासो किसकी है? शांगधर की है। विजयपाल रासो किसकी है? नल सिंह की है। कीर्तिलता किसकी है? कीर्ति पताका की है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति की है। तो ये बातें तो हम आगे भी आपको डिस्कस करेंगे जब हम रचनाओं को देखेंगे। सब कुछ आपको बहुत ही व्यवस्थित वे में मिलेगा। एक एक चीज़ का मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब देखिए 8 जो है वो देश भाषा की रचना है। 8 याद रखिएगा, 4 जो थे आपके अपभ्रंश थे और 8 आपके देश भाषा की रचना है। कौन कौन सी है? तो प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है कि आधार ग्रंथ कितना लिया, ये तो प्रश्न काफ़ी बार बना है कि 12, लेकिन ये भी पूछा सकता है कि इनमें से कौन सा वो ग्रंथ है। तो खुमान रासो है दलपति विजय का, पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई का, जयचंद प्रकाश है भटकेदार का, और जय मयंक जस चंद्रिका है मधुकर कवि का, परमाल रासो है जगनिक का, बिसलदेव रासो है नरपति नाल का, पदावली है विद्यापति का और पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं अमीर खुसरो का। तो इसको बिल्कुल अच्छे से आपको रट जाना है, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट आपका हो जाएगा। आगे देखिए प्रथम कवि पर हम बात करें कि किन्होंने किसको माना है, तो ये मैंने एक जगह पे आपको इसीलिए लिख दिया है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को प्रथम कवि माना है और यही सर्वमान्य है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं बात करूं रामकुमार वर्मा, इन्होंने स्वयंभू को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने मुंज और भोज को माना है। ये दोनों नाम याद रखेंगे, सिर्फ भोज लिखा होगा तो आपका आंसर अलग हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो उनका नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हाँ गुलेरी जी ने कहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका मुंज और भोज दोनों ही है तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभाष हिंदी या अपभ्रंश भी कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और पढ़ने का मज़ा तभी आता है जब आपको पूरा थ्योरी पता है, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जब आपके क्वेश्चन के आंसर्स बनने लगेंगे तब आपको मज़ा आएगा कि हाँ साहित्य को मैंने पढ़ा है और समझा है और बेहतर तरीके से हमने तैयारी की है। अब यहाँ देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? अब्दुल रहमान को माना है। इनकी रचना है संदेश रासक, ठीक है, संदेश रासक इनकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ें हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं कि किसके अंदर क्या सारी बातें, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट, वो सब मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगी। आगे देखिए शिव सिंह सेंगर ने पुंड या पुष्य या पुंड को माना। यहाँ पे पूज्य हो गया, इसको मैं ठीक कर दूंगी, पुंड या पुष्य हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है, पुष्य हो जाएगा, पुंड या पुष्य। शिव सिंह सेंगर ने, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है, विद्यापति ने बच्चन सिंह को माना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को माना है। और मुंज और भोज ये दोनों अगर हो, मुंज और भोज
ये दोनों होंगे तब कौन हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, प्रश्न आपसे इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखिए, तो हिंदी की प्रथम रचना अगर पूछा जाए तो श्रावकाचार्य याद रखेंगे, ये जैन आचार्य हैं। ये कौन है, जैन आचार्य हैं, ठीक है। श्रावकाचार्य इनकी रचना है देवसेन की। तो इसमें सरहपाद की दोहा शैली का विकसित रूप देखने को मिलता है। देवसेन के इस ग्रंथ में 250 दोहों का श्रावक धर्म का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, श्रावकाचार्य में किस धर्म का वर्णन किया गया है, श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। 250 दोहों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। गृहस्थ धर्म उस वर्णन का केंद्र है और इसमें साहित्यिक तत्वों का अभाव नहीं है। इस दृष्टि से ग्रंथ रूप में यह हिंदी का प्रथम साहित्यिक रचना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिंदी की प्रथम रचना पूछा जाए तो श्रावकाचार्य हो जाएगा। अब देखिए, आपसे जो है समय सीमा पूछा जाता है। कई बार जो है आपका मिश्र बंधु से पूछा गया है, एक दो रामचंद्र शुक्ल से तो हमेशा ही पूछा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी से पूछा जाता है, एक दो बार आपका जो है राहुल सांकृत्यायन से भी प्रश्न बने हैं। तो आपको नगेंद्र से पुस्तक बने हैं, तो इसलिए मैंने ये आपको एक जगह पे डाल दिया है। समय सीमा आदिकाल की याद रखेंगे। ग्रियर्सन के अनुसार 646 ईस्वी से 1400 ईस्वी, ये इनका है ग्रियर्सन के अनुसार। मिश्र बंधु के अनुसार विक्रमी संवत में है 700 से लेके 1444 विक्रमी संवत। याद रखिएगा कि कौन सा ईस्वी में है और कौन सा विक्रमी संवत में है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने ईस्वी में ही आंसर दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने 760 से 1600 ईस्वी तक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक माना है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1000 से 1343 ईस्वी तक माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इनसे पूछा गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 से 1400 ईस्वी तक माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना है। ये भी आपका प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया है। इसके अलावा DSSS में भी ये प्रश्न आपका देखने को मिला है। गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 से 1350 ईस्वी तक माना है। और राम कुमार वर्मा, इनका भी पूछा गया है। राम कुमार वर्मा ने विक्रमी संवत 750 से 1000 विक्रमी संवत तक माना है। तो ये सब आपको मैंने एक जगह पे दे दिया है, एक दो बार बस देख लीजिएगा, बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि मैम साहित्य याद नहीं होता है, तो साहित्य याद करने की चीज़ ही है, पर वो याद होगी कैसे। एक बार सोचेंगे आप बैठ के इसको देख लिए, रट लिए तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास का आधार, यहाँ पे किस किस आधार पे जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रस्तुत अध्याय की समाप्ति से पूर्व उन स्रोतों और आधारों पर भी हमें देखना है जिससे लेखन में सहायता मिली। तो 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नेट में देखने को मिले हैं। इसके अलावा एक बार आपका जो है यूपी PGT में ये प्रश्न बना है, और इसके अलावा मुझे जानकारी में नहीं है, पर यहाँ से प्रश्न बनता है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। साहित्यकारों की प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं। अब जो भी साहित्यकार हैं, जैसे कि बहुत सारे रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं पे ग्रंथ से आधार मानकर रचनाएं की गई, जैसे कि मिश्र बंधु विनोद जो है, मिश्र बंधु की उनकी रचनाओं को बहुत ज़्यादा जो है रामचंद्र शुक्ल ने फॉलो किया। तो इस प्रकार से जो है साहित्यकार के प्रकाशित और प्रकाशित रचनाएं जो है वो भी आपके इम्पॉर्टेंट होते, आधार मान के चलते हैं। साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियाँ। तो किसी भी साहित्यकार के बारे में आपको जानना है तो उसके परिचय को जिन्होंने भी प्रस्तुत किया है, अगर आप अभी कोई बुक लिखना चाह रहे हैं तो किसी के बारे में आपको जानना है तो आप कोई बुक ही एक आधार बनाएंगे, है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। साहित्य के विभिन्न अंगों, रूपों, धाराओं व प्रवृत्तियों की व्याख्या से संबंधित आलोचनात्मक व अनुसंधान परक ग्रंथ। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PhD कोई करना चाहेगा तो सबसे पहले जो रिसर्च की हुई जो बुक्स हैं उसको ही आधार बनाया जाता है, दूसरे के रिसर्च को ही आधार बनाया जाता है। आगे देखिए, प्राचीन साहित्यकारों के काल विभाजन व रचना काल के निर्णय में योग देने वाली ऐतिहासिक सामग्री जैसे शिलालेख, वंशावलियाँ, प्रामाणिक उल्लेख, ये सब भी जो है आधार बनता है। इसके बाद जो है आपका आंतरिक और बाह्य परिस्थिति व स्थिति पर प्रकाश डालने वाली सामग्री जो होती है वो भी आपकी
बनती है आधार। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रंथ का नाम दिया गया है जो इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसके वजह से जो है इतिहास ग्रंथ लिखा जा सका। तो कौन है वो? 252 वैष्णव की वार्ता। आपको पता है कि 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों किसकी पुस्तक है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये जो है इसमें बहुत सारे जो है रचनाकार के बारे में दिया गया है। 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक उसी तरह भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब जो है एक आधार बनाया गया। भक्त नामावली, कविमाला, कालिदास हजारा और सतकवि गिरा विलास, कवि नामावली, राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम, श्रृंगार संग्रह, ये सभी जो है कुछ ग्रंथ हैं जिससे आधार माना गया। अब देखिए काल विभाजन और नामकरण जो है वो किस किस आधार पे हुआ, इसको भी एक बार हम देखेंगे कैसे। तो ऐतिहासिकता के आधार पे ये प्रश्न आपका बना है ऑलरेडी, ठीक है, कि आदिकाल जो है वो किस अनुसार, किस कालक्रम के अनुसार, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार या फिर शासनकाल के अनुसार, लोकनायक के प्रभाव के अनुसार, इस प्रकार से प्रश्न आपका बना है। तो याद रखिएगा आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल, ये सभी जो नाम है वो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार लिया गया है, ठीक है। इसकी ऐतिहासिकता की वजह से इसका ये नामकरण लिया गया है। अब देखिए शासन और उसके शासन काल के अनुसार एलिजाबेथ युग, आपको कई जगह जब आप साहित्य को पढ़ेंगे तो आप इसको देखेंगे। एलिजाबेथ युग है, विक्टोरिया युग है, मराठा काल है। तो ये सब क्या है, किसी शासन के अनुसार यहाँ पे उसको युग में जो है दर्शाया गया है। अब इसके बाद तीसरा नंबर पे आता है लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार। यहीं से प्रश्न आपका बना है, जो है आपका गांधी युग, जैसे गुजराती में है गांधी युग, चैतन्य काल जो है बांग्ला में देखने को मिला है। तो ये सब जो है ये आपके चैतन्य हो गए, ये गांधी, ये सब लोक नायक है और इन्हीं के प्रभाव की वजह से उस समय में चल रहे जो भी क्रियाकलाप है उसको दर्शाने के लिए उस युग को डिनोट किया जाता है। अब देखिए साहित्य नेता और उसकी प्रभाव परिधि के आधार पे। अब साहित्य नेता में क्या हो जाएगा, रविंद्र युग, भारतेंदु युग, जैसे हमने पढ़ा है प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, ये सब भी आपका इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा संस्कृत घटना या आंदोलन के आधार पर भी जो है नामकरण किया गया। जैसे भक्ति काल क्या था, भक्ति का आंदोलन था, इसी से नाम आधार लिया गया। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बना है। पुनर्जागरण काल, यहीं से प्रश्न बना है, पुनर्जागरण काल किसके अकॉर्डिंग है, तो राष्ट्रीय, सामाजिक और संस्कृत घटना या आंदोलन के आधार पर है, ठीक है। युद्धोत्तर काल, ये सब आपके जो है नगेंद्र की पुस्तक से मैंने लिए हैं, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ सभी ऑथेंटिक बुक से करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए साहित्य प्रवृत्ति के आधार पे ही रीतिकाल और छायावाद, रोमानी युग, ये सब नाम दिया गया है। तो छायावाद युग आपका पूछा गया है, तो साहित्य प्रवृत्ति के आधार पे ही जो है यहाँ पे ये नामकरण हुआ है। तो समझ में आ गया ये नामकरण आपका किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। तो ये हमने देखा। अब हम थोड़ा देखेंगे हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई और आदिकाल के मेन चीज़ों पर चलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक उम्मीद है सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। हिंदी की उत्पत्ति हम देखें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। ये न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किन्होंने कहा है उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, किन्होंने कहा है? बहुत सारे लोगों ने कहा है, लेकिन सबसे पहले किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। राहुल सांकृत्यायन जी ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, लेख इन्होंने लिखा था। किन्होंने? राहुल सांकृत्यायन जी ने एक लेख लिखा था, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, और उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हम जब सिद्ध साहित्य को देखेंगे तो और भी अच्छे से इसको समझेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में गुलेरी जी और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा। तो अवहट किसने कहा, ये आपको ध्यान में रखना है, भोला शंकर व्यास ने कहा। अब देखिए आदिकाल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है ताकि हमें पढ़ने में सुविधा हो। कैटेगराइज करके पढ़ेंगे तो आसानी से सभी चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है कि निम्न में से कौन से साहित्यकार हैं जो अपभ्रंश साहित्य से हैं, या कौन सी रचना है जो अपभ्रंश साहित्य से है, नाथ साहित्य से है, जैन साहित्य से है, या सिद्ध कवि कौन है, जैन कवि कौन है। तो यहाँ से प्रश्न आपके अनेकों बनते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इसीलिए सबको हम अलग अलग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको सिद्ध साहित्य तक करवाने वाली हूँ। अपभ्रंश साहित्य हम देखेंगे और सिद्ध साहित्य हम देखेंगे। ठीक है, कल जो है मैं आपको जैन साहित्य से लेके पूरा गद्य साहित्य तक करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आपका पूरा आदिकाल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आदिकाल से रिलेटेड सारे प्रश्नों को देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। इस प्रकार से अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में जान लेंगे ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए कि आखिर ये अपभ्रंश साहित्य क्या है, सिद्ध साहित्य क्या है, जैन साहित्य क्या है, नाथ साहित्य क्या है, रासो साहित्य क्या है, लौकिक साहित्य क्या है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट में। इसके बाद मैं आपको डिटेल में भी सभी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल तसल्ली से आपको सभी चीज़ें देखनी है और बहुत ही आसानी से आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए सिद्ध साहित्य की बात करें तो इसके अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालिक लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से कवि हैं इसको मैंने अलग से हाईलाइट किया है क्योंकि यही आपके नाम देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे सिद्ध हैं। सिद्ध कवि जो है आपके कितने हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया 84 आपके सिद्ध हैं। ठीक है, तो लेकिन पूरे के पूरे 84 आपके एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेंगे, यही कुछ गिने चुने हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कौन है, सरहपा, लुइपा, विरूपा, कन्हपा, कुकरीपा, तातीपा, ये सभी जो हैं वो सिद्ध कवि इस कोटि में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और अगर हम बात करें कि सिद्धों में और कौन कौन से हैं तो और भी कुछ हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए अगर तो चौरंगीपा है, शातिपा है, मीनपा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सरापा तो है ही, नागार्जुन भी है, कन्हपा है, कन्हपा तो हमने देख लिया। इसके बाद जो है धर्मपा है, महिपा है। आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर नाम जो होंगे ना इसमें उसमें अंत में आपको पा देखने को मिलेगा। ठीक है, पर कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिसमें पा नहीं है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ ऐसे हैं जैसे, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा फिर इसको करके कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर PDF मेरा लंबा हो जाएगा तो भी आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, है ना, नींद आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ऐसी चीज़ों को रखा है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि इंद्रभूति आप नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें तो। इंद्रभूति जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछ लेता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मणिभद्रा भी एक है जो सिद्ध कवि के अंदर आते हैं। तो बाकी सब जो है आपके पा है अंत में, तो आप बहुत आसानी से उसको देख के समझ जाइएगा कि हाँ यही सिद्ध कवि हैं। जैन साहित्य में क्या होता है, तो जैन साहित्य में वो हिंदी रचनाएं सम्मिलित हैं जिसमें जैन धर्म की कथाओं, दार्शनिक मंतव्यों या उपदेशों को आधार बनाया जाता है। अब कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो जैन साहित्य के अंदर आते हैं, तो श्रावकाचार्य सबसे पहले अभी हमने देखा था, देवसेन जिनकी रचना है, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास और नेमिनाथ रास, ये सब किसकी रचनाएं हैं। ये सब जब हम जैन साहित्य को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आपको कंटिन्यू मेरे साथ यहाँ पे क्लासेस लेनी है, लगे रहना पड़ेगा और आप बहुत ही आसानी से पूरे साहित्य को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो बस आपको कंटिन्यू रहना है, इतना सा आप ज़रूर कीजिए, तभी आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा और आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
एक बार अगर आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो जितने भी लोग नए हैं मैं बता देती हूँ एक बार कि 199 रुपीज़ देकर आप इसको ले सकते हैं। टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कीजिए और वहाँ से मैं आपको जो है सभी चीज़ें बता दूँगी किस प्रकार से आपको लेना है। अब देखिए इसके बाद आता है आपका रासो साहित्य। ठीक है, रासो साहित्य में रासो और रास नाम वाली सभी पुस्तक रासो साहित्य का अंग नहीं है। सबसे पहले तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है लोगों में कि जहाँ भी अंत में रास है वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रासो साहित्य हो जाएगा। तो इसका आपको एग्जाम्पल मैं अभी दे देती हूँ यहीं पे। अभी हमने यहाँ पे देखा कि जैन रचना जो है आपका ये है भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ रास। तो ये रासो काव्य के अंदर नहीं आता है, अंत में रास है लेकिन ये रासो काव्य के अंदर नहीं आता है। तो वही बात यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि रासो साहित्य में रासो और रास नामों वाली सभी पुस्तक रासो साहित्य का अंग नहीं है। रासो साहित्य के अंतर्गत उन्हें रचनाओं को लिया गया है जिसमें राजाओं की ऐतिहासिक वीर गाथाएं मिलती हैं। इस वर्ग में क्या आता है आपका हम्मीर रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब आपका सम्मिलित है रासो ग्रंथ में। अब आपका आता है लौकिक साहित्य। ये क्या होता है, तो इसके अंतर्गत ऐसी रचनाएं जो इसी काल में लिखी गई थी पर किसी भी वर्ग में नहीं आती है, उन रचनाओं को लौकिक विषयों का मुख्य आधार बनाया गया और इसमें लौकिक साहित्य के अंदर इसको रखा गया। जैसे कि ढोला मारूदा दोहा, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, वसंत विलास, खुसरो की पहेलियाँ, ये सब भी आपके लौकिक साहित्य के अंदर आते हैं। तो ये काफ़ी बार आपका पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये किसके अंदर आते हैं, लौकिक साहित्य के अंदर आते हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपभ्रंश साहित्य। आधा घंटा हो चुका है, हमने आदिकाल के कुछ बेसिक जो है बेस हमने थोड़ा सा समझ लिया कि आदिकाल आखिर क्या है। ठीक है, इसकी प्रवृत्तियों पर भी हम बात करेंगे। बहुत ही तसल्ली से सभी चीज़ें मैं आपको करवाना चाहती हूँ, बहुत ही डिटेल में, बस आपको अंत तक बने रहना है। आगे देखिए, तो आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृति और अपभ्रंश, संस्कृति नहीं होगा, संस्कृत होगा। ठीक है, संस्कृत होगा, मिसप्रिंट है, माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पे इसको संस्कृत ध्यान में रखिएगा। संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी और इसमें संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था। कैसे समझिएगा इस बात को, तो संस्कृत तो सभी लोग नहीं बोल रहे थे, लोक भाषा जो है अलग थी, संस्कृत थोड़ी सी आपकी कठिन भाषा है और अपभ्रंश भाषा जो है ये भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के निरंतर साथ चलने की पृष्ठभूमि पर काम कर रहा था और लोग इससे कनेक्ट हो पा रहे थे, इसलिए ये आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाओं को सम्मिलित किया है, किंतु कुछ नवीन खोजने के आधार पर आरंभिक हिंदी साहित्य को अन्य अपभ्रंश साहित्य में रखा जाना ही उचित समझा गया। अब देखिए, देवेंद्र कुमार जैन हैं, डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन, जिन्होंने किसे किसे माना है, तो देखिए स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, घाहिल, कनकामर, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूरी, जोइंदू, राम सिंह, ये सब आपके अपभ्रंश के रचनाकार हैं। तो रचनाकार मैंने आपको यहाँ ही पे दे दिया है, इससे बाहर आपका पूछा नहीं जाएगा, बहुत इनफ मैंने आपको दे दिया है। और जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम अलग से डिस्कस भी करेंगे, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, कंटेंट में कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लक्ष्मी चंद या देवसेन भी कहते हैं, लुई या सिद्ध कवि भुसूक, किलपाद, दीपंकर, श्री ज्ञान, कृष्णाचार्य, धर्मपाद, टेंटिया, महीधर, कम्बलावरपाद, ये सब जो है अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका एक बन जाता है कि निम्न में से कौन अपभ्रंश के कवि हैं, तो यहीं से आपका प्रश्न बनेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न और भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्वयंभू। ठीक है, इनका समय का हम अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए 783 ईस्वी के आसपास ये माने जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है, इसको हमने ऊपर देख लिया है पहले ही। ठीक है, डॉक्टर जैन के अनुसार वे कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन आपको ध्यान रखना है। और इसके ग्रंथ को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है,
इनके 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। पौंचर्यु बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पौंचर्यु, ऋठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये किसका है? स्वयंभू का है। पौंचर्यु बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। लेकिन पौंचर्यु क्या है? अधूरा है, अपूर्ण है, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। पौंचर्यु अपूर्ण है, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है और कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। प्रश्न यहाँ से आपका ऑलरेडी बना हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कि कौन सा वो रचना है जिसमें राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार बना है, तो वो कौन है? पौंचर्यु, ठीक है, याद रखिएगा। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। व्यास होगा यहाँ पे, ठीक है। वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। विकास यहाँ पे गलत हो गया है, माफ़ी चाहूँ, इसको मैं ठीक करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप बताइएगा, यहाँ पे व्यास हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे व्यास हो जाएगा। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। पौंचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, यह आपका प्रश्न कई बार पूछा गया है। पौंचर्यु को किसने पूरा किया था? तो उन्हीं के पुत्र थे त्रिभुवन, उन्हीं ने पूरा किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पुष्पदंत। इनका समय 10वीं शताब्दी से माना जाता है। तो इनका जो है एक बार आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये पहले ये शैव थे, बाद में ये जैन बन जाते हैं, ठीक है। कौन है वो? पुष्पदंत। इनकी भी 3 रचनाएं हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। महापुराण, नय कुमार चरियु और जसहर चरियु। ये तीनों काफ़ी बार आपके पूछे जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया है। प्रसंगवश इसमें राम कथा को भी स्थान मिला है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिंदी का भवभूति किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है, ठीक है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। दोनों बातें मिक्स मत करना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाए। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा या भाषा की जड़ कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बना है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक के नाम की उपाधियों से विभूषित किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखेंगे। पुष्पदंत ने स्वयं किया है अपने आप को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक के उपाधियों से विभूषित किया है। महापुराण के प्रथम अध्याय में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने से मिथ्या ने जन्म लिया और उसे दूर करने के लिए ही मैंने महापुराण की रचना की है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है धनपाल। धनपाल यहाँ पे पूरा जब मैं आपको कैटेगराइज करके बता दूंगी, उसके बाद एक बार पूरी रचना मैं आपको अलग से दे दूंगी, ठीक है। आदिकाल की सभी रचनाएं एक साथ, ठीक है, ताकि आपको अलग अलग से याद नहीं करना पड़े, एक जगह पे आप उसको आसानी से याद कर लें। कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके आपको लाभ पहुंचाया जाए, ठीक है। बस आपको मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बिना मेहनत के कभी किसी को सफलता नहीं मिली है और सही समय पे सही डिसीज़न लेना पड़ेगा आपको। तो बस सही डिसीज़न लीजिएगा और सही तरह से पढ़ाई अपनी शुरू कीजिए और यकीनन जो है आपकी सफलता आपके पास ज़रूर आएगी। अब देखिए धनपाल में अगर हम बात करें तो ये अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। 10वीं सदी इनका समय है और इनकी रचना है भविष्यत कहा। ये मैंने कई बार आपको क्वेश्चन के माध्यम से करवाया हुआ है और आपको याद होगा मैंने बताया है कि धन जो है, धन की चिंता हमेशा ही रहती है, भविष्य में भी रहती है, वर्तमान में भी रहती है, धन की चिंता भविष्य में भी रहती है। तो भविष्यत कहा किसने लिखा है? धनपाल ने, ठीक है। ऐसे आप कनेक्ट कर लेना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। धनपाल की यह रचना चरित्र काव्य की एक नई कड़ी है जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा। तो ये सब उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अपभ्रंश के कवि हैं धनपाल और भविष्यत कहा इनकी रचना है। इनका समय 10वीं सदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान विद्वानों ने इनका समय 12वीं सदी के उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है।
इनकी रचना संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है, पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन किया गया है। कवि ने इसका नक्षिक वर्णन तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भावभूमि पर चित्रित करके काव्य को मार्मिक बनाने की चेष्टा की है। आगे है आपका जिनदत्त सूरी। अपभ्रंश के चरित्र काव्यों की परंपरा में भिन्न एक रासक काव्य परंपरा की आरंभ जो है वो जिनदत्त सूरी से मानी जाती है और इनका जो समय है वो 12वीं शताब्दी है। इनकी जो रचना है वो उपदेश रसायन रास, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उपदेश रसायन रास आपको पूछा जाता है, तो ये किसकी है? जिनदत्त सूरी की रचना है। तो याद रखिएगा, उपदेश देता है कौन? जिन जो है जिनी जो होता है ना, वो बहुत उपदेश देता है, ऐसे आप याद रख लेना। जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास। आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाएगा तो आपके चेहरे पे ज़रूर मुस्कुराहट आएगी, क्योंकि आपको याद हो चुका होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको सभी चीज़ें याद हो गई हैं। 80 पदों का यह नृत्य गीत काव्य रास लीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे और बाद में वह विकसित होकर अगे बन गया। मतलब पहले गे काव्य था, बाद में इसको अगे बनाया गया रासो काव्य में लिखे जाने के बाद। ठीक है, चलिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। आगे देखिए, आगे है आपका जोइंदू, जो 6ठी शताब्दी के माने जाते हैं। इनकी रचना है परमात्म प्रकाश और जोगसार, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परमात्म प्रकाश और योगसार दोनों किसकी है? जोइंदू की है। इनकी रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है और इसकी परंपरा 15वीं शती तक चलती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही दो बात यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। राम सिंह की बात करें तो 11वीं शती इनका समय है और इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। पाकुड़ हो गया है यहाँ पे, पाहुड़ दोहा। ठीक है, पाहुड़ दोहा। ये जब आपको मैं PDF दूंगी, आपको अगर चाहिए होगा PDF, तो वहाँ पे मैं आपको ये करेक्ट करके दे दूंगी। ठीक है, चलिए, पाहुड़ दोहा याद रखिएगा, इसकी इम्पॉर्टेंट रचना है। अब ये पाहुड़ कैसे याद रहेगा? तो यहाँ पे राम जी जो थे बहुत उस समय के ज़माने के थे, तो वो क्या पहनते थे? पाहुड़ पहनते थे। पादुका जो होता है ना, पाहुड़ उसको कहते हैं, तो पादुका यानी पाहुड़ पहनते थे, तो पाहुड़ दोहा यहाँ पे याद रखेंगे। अब देखिए, इस ग्रंथ में इंद्रिय सुख और अन्य सांसारिक सुख की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्म अनुभूति को ही महत्व दिया गया है। किसमें? पाहुड़ दोहा में। ठीक है, अपभ्रंश के दोहों में ही उपदेशों के साथ साथ श्रृंगार और वीर रसों की अभिव्यक्ति करने वाले दोहे भी मिलने लगे थे, जिनकी परंपरा में हिंदी दोहा काव्य का विकास हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं सिद्ध साहित्य पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सिद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। तो यहीं से आपको ये ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ से बनेगा वो ये है कि बौद्ध धर्म के जो है 2 रूप थे, हीनयान और वज्रयान। तो वज्रयान जो शाखा थी वही आपका सिद्ध साहित्य कहलाया। सबसे पहला बात आपको यही ध्यान रखना है। अब दूसरा ध्यान ये रखना है कि राहुल सांकृत्यायन ने कितने सिद्धों का उल्लेख किया है? 84 सिद्धों का उल्लेख किया है। ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ये जो है आपका बुक में दिया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। राहुल सांकृत्यायन ने इसका उल्लेख किया है, जिसमें इन्होंने सरहपा को सबसे आरंभ में माना है। ठीक है, साहित्य आरंभ जो होता है सिद्ध का, वो सरहपा से होता है, ये इन्होंने माना है। ठीक है, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट कवि कौन कौन से हैं? सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कनपा, कुकुरिपा। इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका थोड़ा सा डिटेल में पूछा जा सकता है। बाकी आपको बहुत सारे सिद्धों के नाम मैंने बताए। ट्रिक याद रखना कि पा अंत में जुड़ा होता है, जो नहीं होता वो मैंने आपको बता ही दिया। सरहपा की हम बात करें तो सबसे पहले इनके नाम से प्रश्न बनता है। इनको सरहपाद भी कहा जाता है, सरोज वज्र भी कहा जाता है, राहुल भद्र भी कहा जाता है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इनके रचना काल के विषय में सभी विद्वान का एक मत नहीं है, कुछ लोग कुछ अलग मानते हैं, कुछ लोग कुछ अलग मानते हैं।
तो राहुल जी ने, मतलब राहुल सांकृत्यायन ने इस पर ज़्यादा जो है ध्यान दिया है, इन पर अध्ययन किया है। तो राहुल जी ने इनका समय क्या माना है, 779 ईस्वी माना है, सॉरी 769 ईस्वी माना है। ठीक है। इसके द्वारा इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं इसको आपको बताती हुई चल रही हूँ। जिसमें दोहा कोश बहुत इम्पोर्टेंट है। दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया है तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। ठीक है। सरहपा की बात यहाँ पे की जा रही है। यह सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं और इनकी भाषा सरल तथा गेय है। ओह, 1 मिनट रुक जाइए, ये हमने कर लिया था, सरहपा हम कर रहे थे ना। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे। और काव्य में भावों का सहज प्रवाह देखने को मिलता है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर प्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बोधगान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित किया गया है। ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोहा कोश का संपादन किसने किया है, प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है। इसके बाद आते हैं सबरपा। सबरपा को देख लेते हैं। सबरपा का जन्म जो है वो क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में माना जाता है और ये इनके गुरु कौन थे, सरहपा। ठीक है। सबरों का सा जीवन बिताने की वजह से इन्हें सबरपा कहा जाता है। इनकी रचना याद रखिए, चर्यापद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबरपा की रचना है चर्यापद। इस बार आपके बीपीएससी में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है। यह मोह माया का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और इसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग भी बतलाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लुइपा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह राजा धर्मपाल के शासन काल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। ये किसके, इनके गुरु कौन है, सबरपा। इनकी साधना का प्रभाव देख करके उड़ीसा के तत्कालीन राजा और मंत्री इनके शिष्य हो गए थे, इतना इनका प्रभाव था। और ये सबसे ऊंचा स्थान था पूरे 84 सिद्धों में। लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। ठीक है। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। डोम्भिपा। डोम्भिपा जो है वह मगध के क्षत्रिय वंश के 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म माना जाता है और विरूपा इनके गुरु का नाम था। ठीक है। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली। ये प्रश्न आपका एक बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया होगा पर मैंने एक बार देखा है। डोम्भिपा के गुरु का नाम क्या था, विरूपा। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे डोम्भी गीतिका, योगचर्या काफ़ी पूछा जाता है और अक्षर दीकोपदेश। तो योगचर्या तो पूछा गया है कई बार, तो याद रखेंगे ये डोम्भिपा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कन्हपा। कन्हपा जो है इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ। बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे। जालंधरपा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। कन्हपा के गुरु कौन थे, जालंधरपा। ठीक है। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी कन्हपा की। इनके द्वारा लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं जिसमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर है। रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके यह हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया है। अब अंतिम है यह आपका कुकुरीपा। इसके बाद में हम कुछ सिद्ध साहित्य के बारे में और भी कुछ समझेंगे थोड़ा। इसके बाद इस क्लास को हम एंड करेंगे। ठीक है। कुकुरीपा की बात करें तो इनका जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इनके जन्म काल का पता नहीं चल सका है और चरपटिया इनके गुरु का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुकुरीपा के गुरु कौन थे, चरपटिया। ठीक है। इनके जो द्वारा लिखा गया ग्रंथ कितना माना जाता है, 16 ग्रंथ माना जाता है। तो ये हमने पूरा सिद्ध साहित्य को देखा। अब देखिए, इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियाँ आरंभ की, उनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा और रूढ़ियों का विरोध का अक्खड़पन जो कबीर आदि की कविता में मिलता है वो सिद्ध कवियों की ही देन है।
एक फैक्ट आपको और ध्यान में रखना है, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। आगे देखते हैं, बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इसके अड्डे थे। किसके अड्डे थे? सिद्ध साहित्य के, बिहार के नालंदा और विक्रमशिला। लेकिन बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उखाड़ फेंका तब यहाँ पे सभी लोग तितर बितर हो गए। अब देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका कथन है जो पूछा जाता है, सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि की नहीं आती हैं और योग धारा का काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। तो ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। बीपीएससी में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, याद आ रहा होगा आपको, 6 to 8 में आई थिंक ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जो है किसकी भाषा को या किसको जो है साहित्य में दर्जा नहीं देते हैं, साहित्य के लेवल की दर्जा नहीं देते हैं। वो क्या है? सिद्धों और योगियों की रचनाएं। तो ये बात आपको याद रखना है, प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। आगे देखिए, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा, ये भी आपका बीपीएससी में प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। और ये नाम किसने दिया था? मुनिदत्त ने दिया था, तो ये भी याद रखेंगे। वज्रयान में आकर महासुख का प्रवर्तन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक भी पॉइंट आपका जो है स्किप करने वाला नहीं है, ठीक है। तो वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती है। निर्वाण कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के। देखिए, अगर इसको पढ़ना चाहे ना तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है अपनी पुस्तक में। जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा, मतलब बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, पर उतना आपको पीएचडी तो करना नहीं है कि वहाँ से प्रश्न आपके नहीं बन रहे। जितने बनने हैं उतना मैंने आपको यहाँ पे सारा उससे ज़्यादा ही करवाया है जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो कितने ये आपका एक बार बना है DSSB में, शून्य, विज्ञान और महासुख, ये 3 निर्वाण के अवयव माने गए हैं। तो यहाँ तक पूरा आपका सिद्ध साहित्य था। आगे आपका जैन साहित्य है, जैन साहित्य को हम कल करेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही यहाँ पे देखने वाले हैं। ये पूरा आपको क्लास कैसा लगा, PDF कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इसको जब हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर बहुत सारा, फिर आपका पूरा आदिकाल जो है वो ख़त्म हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हमने अभ्रंश साहित्य कर लिया, सिद्ध साहित्य कर लिया। अब हम कल जो करेंगे वो करेंगे जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। फिर हमारा पूरा आदिकाल जो है ख़त्म हो जाएगा। इसका डिटेल में चर्चा करने के बाद मैं पूरा आदिकाल का जो रचना है वो आपको सारे रचना एक जगह पे आपको टेबल की तरह दे दूंगी, उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। पूरा आदिकाल का जो रचना है इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं बनेगा, पूरा आदिकाल आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको साहित्य अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप उसको बार बार देखिए, समय दीजिए। जब आप समय देंगे तो कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। तो बस इसी तरह वीडियो पे रोज़ बने रहना है आपको और कंप्लीट देखना है चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी मेहनत भी थोड़ी सफल हो सके। और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे कल फिर से इसी वीडियो में इसी टॉपिक के साथ और इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के विद एक्सप्लेनेशन आपकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम में पेड कोर्स में मिलेगी, ठीक है। जो 299 रुपीज़ आप पेड करेंगे उसमें आपको पूरी हिंदी साहित्य की टॉपिक मिलेगी, पूरी नोट्स मिलेगी। इसके साथ साथ आपको पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी नोट्स मिलेगी, PDF मिलेगी, ठीक है। ये पूरा आपको मिलेगा ओनली 299 रुपीज़ में। इससे ज़्यादा आपका रिचार्ज होता है तो आपके करियर के लिए ये बहुत छोटी अमाउंट है। और यकीन मानिए बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं, 5000 7000 मैंने खुद दिया है और इतने कंटेंट भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद बुक पढ़ के उसके बाद मैं कंटेंट आपके लिए यहाँ पे PDF बनाती हूँ ओरिजिनल बुक से पढ़ के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो नोट्स मेरे पास थे वो तो बिल्कुल काम नहीं आएंगे आपके, उतने कम तो अब आपके एग्ज़ाम के लिए है नहीं, लेवल बहुत हाई हो चुका है। तो इसीलिए हम थोड़ा अच्छे से प्रॉपर
दो चार बुक मैं रखती हूँ, उसके बाद ही मैं आपके लिए ये नोट्स बनाती हूँ। तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से ऑथेंटिक बुक से बनाया जाता है। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो प्लीज़ सपोर्ट करना। धन्यवाद।